नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ हैवेल्स के बारे में। देखिए हैवेल्स इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है और वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जितने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसी सेक्टर के वो लीडर प्लेयर है। तो आज हैवेल्स के ऊपर इसीलिए चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला है, जिसके ऊपर मैं आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ों को डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कोई भी कंपनी इसके ऊपर काम करने से पहले कि कौन सा चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। देखिए हैवेल्स के बारे में बात करूँ तो जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो इस तरीके से गैजेट हो, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रो ओवन से लेकर हीटर से लेकर मिक्सचर ग्राइंडर से लेकर जूसर से लेकर, ये सारे प्रोडक्ट्स हैवेल्स बनाते हैं। और इस सेक्टर में कंपनी नंबर वन है। मैं नंबर वन में सिर्फ कंपनी के डायरेक्टली नहीं कराया, आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी नंबर वन क्यों है। क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट लिस्ट है आप देख सकते हैं, हैवेल्स का आपको फैन भी मिलेगा। अभी सोलर पैनल भी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, बैटरी भी बेच रहा है, पंप भी बना रहा है, लाइट वगैरह, मोटर्स वगैरह, और भी इतने सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स, जैसे टेलीविजन से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर रेफ्रिजरेटर, साथ ही साथ एयर कूलर, एसी से लेकर सारी चीज़ों को कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ हैवेल्स के और भी एक सेक्टर है स्विचेस का बिजनेस, जो बहुत पुराना बिजनेस है स्विचेस का बिजनेस। साथ ही साथ जितने सारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, केबल्स, और जो एमसी स्विच होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली हैवेल्स का जो बिजनेस है वो सीधा सीधा एक आपको क्लियरिटी मिल चुका है कि बिजनेस किस तरीके से वो फैला के रखे हैं, और इसका डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बनने वाला है। अगर मैं इस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट के डेटा को देखूं तो आप देख सकते हैं द डिमांड फॉर द कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स इन द इंडियन करेंटली ऑन द साइज ऑफ, देखा जाए तो हाईली ग्रोथ हो रहा है। प्रोजेक्ट बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबली बाय 2027। वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबली डिमांडेबल जगह हो जाएगा इंडिया में। तो देखिए जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सेलिंग भी तो ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है, देखिए the India's consumer durables market is expected to the reach a size of 5 lakhs करोड़, मतलब 5 लाख करोड़ बन जाएगा इस मार्केट, वो भी 2030 के अंदर। और देखा जाए तो ग्रोथ रेट जो है वो सीएजर के हिसाब से आशा किया जा रहा है सिग्निफिकेंटली एक हाई लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि देखिए जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल होगा मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड अदर्स एयर कंडीशंस, और अदर्स जो गैजेट होते हैं वो सारी चीज़, जो देखा जाए तो हैवेल्स सबसे ज़्यादा बेच रहा है। तो जो मतलब ग्रोथ है वो ग्रोइंग ऑब्वियसली मिडिल क्लास, देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट जितने सारे जगह है वहाँ पे भी जो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। तो सीधा-सीधा मैं आपको यही पॉइंट्स इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा है, उसका डिमांड आज कितना है, फ्यूचर में कितना बनने वाला है, अगर उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है। तो देखिए, इस हैवेल्स प्रोडक्ट की जो डिमांड है, वो तो आपको दिखा चुका हूँ। अभी कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे देखिए, हैवेल्स बता रहा है कि इंडिया हैवेल्स इंडिया टू इन्वेस्ट 480 करोड़ ऑन न्यू रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन राजस्थान। देखिए, राजस्थान में वो इसीलिए ये जो ग्रोथ होने वाला है, 5 लाख करोड़ का टोटल इस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट का ग्रोथ होने वाला है। और फिर रेफ्रिजरेटर जो है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए वो राजस्थान में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना जा रहा है, और वो भी कितना लागत है, 480 करोड़। एक हाई मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। उसके साथ साथ और भी मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे डेटा अगर आपको देखा दूँ तो आप देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया प्लानिंग टू 1000 करोड़ इन्वेस्ट 2025। तो इसी साल में कंपनी करीबन 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और वो भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। और वो भी आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक जेबी विद के आर यू टी एलईडी जो है वो, साथ ही साथ यूएस एक्सपेंशन। तो यूएस में भी एक्सटेंशन, मतलब यूएसए में भी इसका बिजनेस ऑन प्रोडक्ट चलते हैं। उस वहाँ पे जो लाइट का डिमांड है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी 1000 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये मेरे बात नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, मैनेजमेंट ने खुद कहा। तो यहाँ पे खुद बताया जा रहा है कि हैवेल्स इंडिया होम अप्लायंसेस कंपनी प्लानिंग टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025। प्राइमरीली फोकस ऑन द एक्सपेंड जो मसलन एक्सपेंडिंग जो है
प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी ऑन द एक्सप्लोरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसी का एसी जो जो प्रोडक्ट है एसी जो है उसके डिमांड बढ़ाने के लिए तो 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो देखिए सारे पॉइंट्स हैवेल्स के मतलब साइड में है और हैवेल्स को बड़ा करने के लिए ही अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी में कितना सचमुच में ग्रोथ हो रहा है वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। देखिए अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट के हिसाब से देखूँ तो हैवेल्स इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और सीधा-सीधा कहूँ इस कंपनी का टोटल जो मतलब मार्केट कैप है करीबन 10,000 करोड़ के आसपास है। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर डेटा को देखा जाए तो बाकी जो कंपनी है उसका मार्केट कैप दूर-दूर तक बहुत दूर तक है। माफ़ी चाहता हूँ, मतलब बहुत दूर में इसका डेटा देखने को मिला। हाँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो जो वैल्यूएशन है इस सेक्टर का, उस वैल्यूएशन में हैवेल्स का वैल्यूएशन 73 है और इसका मीडियम पी रेशियो मतलब इस सेक्टर में पी रेशियो है 73, मतलब ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर सेल्स का डेटा अगर देखा जाए तो सेल्स का डेटा तो ठीक है, मगर प्रॉफिट का डेटा बहुत कम हुआ है और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से हैवेल्स अराउंड 20 से लेकर 25% तक क्रैश हो चुके हैं और यही अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिला। जो मैं आपको बताऊँगा उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर बाकी पॉइंट्स को देखा जाए कि अगर कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करूँ, तो देखिए कंपनी हमेशा हाई वैल्यूएशन में होता है। सिर्फ कोविड के टाइम में करेक्शन हुआ था, उसके बाद देखिए वो हमेशा 70 के पी रेशियो में ही चलता रहता है। अगर लास्ट 10 ईयर्स के देखो तो उसी तरीके से पी रेशियो देखने को मिला। अगर मैक्सिमम में देखो तो देखिए एक टाइम पी रेशियो हो गया था करीबन 200 के आसपास। उसके बाद बिग करेक्शन भी हुआ, उसके बाद फिर से वो धीरे-धीरे करके रिकवरी कर रहा है। और इसका जो टॉप पीओ था उसके बाद नेक्स्ट लेवल में वो 70 है और उसी लेवल में कंपनी रेंज को यहाँ पे पकड़ के रखा है। मतलब 70 इसका पीक लेवल है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही जा सकते हैं। फिर भी इस प्रोडक्ट का डिमांडेबल है, तो इस डिमांड के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ सकता है। बाकी देखिए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए रिजल्ट में थोड़ा-सा चेंजेस आया। पिछले सालों की तुलना से तो कंपनी का सेल्स बढ़ा, मगर क्वार्टर को वो बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए 249 से लेकर 268 करोड़ बना, मगर पिछले सालों की तुलना से आधा प्रॉफिट हुआ। सॉरी, पिछले क्वार्टर की तुलना से आधा प्रॉफिट हुआ। यही चिंताजनक बात है क्योंकि कंपनी का जो लास्ट डेटा है टिल टू मंथ का, तो यहाँ पे सेल्स डाउन हुआ है। हाँ, प्रॉफिट में थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ, वो अलग बात है। इंक्रीजिंग होने के पीछे रीजन है पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट अच्छा हुआ था, उसको एवरेज किया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक है। तो साल भर के डेटा ठीक है, मगर क्वार्टर के डेटा थोड़ा सा वीकनेस है। फिर भी देखिए कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्टर इसको इसलिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि एफआईएस ने माल बेच दिया, कोई बात नहीं, डीएस ने तो खरीदारी किया ना। तो एफआईएस ने माल बेचा, डीएस ने खरीदारी किया, यही सबसे गुड पॉइंट्स है, यही सबसे बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं कैश फ्लो के हिसाब से देखूँ, तो हमेशा आपको कैश फ्लो पॉजिटिव दिखेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी क्या सचमुच प्रॉफिट कमा रहा है, देखिए कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है, 1400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और कैश फ्लो में दिखने को मिला करीबन 1900 करोड़ के आसपास। तो ऐसे क्यों? क्योंकि पिछली बार देखिए कैश फ्लो कम था, पिछले बार भी प्रॉफिट ज़्यादा था। पिछले बार प्रॉफिट कितना था? पिछले बार का प्रॉफिट था करीबन 1200 1000 करोड़ के आसपास। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आ रहे थे, तो उस पैसा इस बार जोड़ कर दिया गया। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, पिछले बार पैसा जो ड्यू था उसको भी उठा लिया और इस बार जो पैसा बाकी था वो भी ले लिया। मतलब कंपनी स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगता है इस कंपनी का, वो है कर्जा। एकदम ना के बराबर कर्जा है और कर्जे के अगेंस्ट में कंपनी का रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट बहुत तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी एज ए इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तो करके रखा है। तो चलो अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एक बार ध्यान देते हैं। ध्यान से इस चीज़ों को देखना। कंपनी का अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का देखो तो कंपनी देखिए बहुत दिनों से इस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कंपनी ट्रेड किया। अगर मैं इस कंपनी का टाइम ऑफ पीरियड देखूँ तो कंपनी देखिए कोविड के टाइम में इस तरीके से क्रैश हुआ था। उसके बाद हायर हाई करते करते वो आगे बढ़ रहा है। कंपनी में इतना दम है, कंपनी कभी नीचे ही नहीं आया। नीचे का मतलब है कि ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा फॉल हो गया अराउंड 70 to 80%, उसके बाद रिकवरी किया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी हमेशा एक ट्रेंडिंग में होते हैं और हमेशा 20 से 30% से ज़्यादा करेक्शन होता नहीं है। अगर मैं करंट लेवल भी देखूँ तो अराउंड 25% का करेक्शन हुआ। इस 25% का अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मुझे दिखा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आरएसआई को यूज़ करूँगा। आरएसआई का जो डेटा है, इस डेटा को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। तो आरएसआई के क्या रूल्स हैं? आरएसआई के जो रूल्स मैं फॉलो करके चलता हूँ वो है, यहाँ पे जो आरएसआई लाइन है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो रेड लाइन दिख रहा है ये है 70 का लाइन
और नीचे वाला जो ग्रीन लाइन दिख रहा है वो है 30 का लाइन। मतलब 70 एंड 30 का जब RSI का लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन जब 30 के नीचे आएगा और उस टाइम कैंडल अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो वहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। और इस तरीके से RSI और 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को मैंने किस तरीके से ऐड किया, अगर वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो RSI की लाइन है, यहाँ पे फाइनली जो नीचे आया, देखा जाए तो इस कैंडल ने फर्स्ट टाइम हिट किया, इस कैंडल ने, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी आए और यहाँ पे RSI भी 30 के नीचे चला गया। तो मैं इस कैंडल को मार्किंग कर लेता हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए तो रूल्स क्या है, तो जब RSI का लाइन 70 को मतलब टच करेगा तब मेरा यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो सीधा सीधा कहूँ तो अभी तक तो वही लेवल में है, कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं है, उल्टा लॉसेस चल रहा है। तो क्या इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में पहले भी काम हुआ? क्या स्ट्रैटेजीज में दम है? चलो मैं एक बार आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले बैक टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे देखिए यहाँ पे RSI देखा जाए तो RSI 30 के नीचे आया तो नहीं, ऑलमोस्ट 30 के आसपास आया, 30 को टच टच करके वापस गया, तो 30 क्रॉस ओवर नहीं किया। अगर मैं इसको पकड़ भी लेता हूँ तो यहाँ पे RSI का लाइन इस कैंडल के ऊपर टच किया और फाइनली RSI का जो 70 के ऊपर टच हुआ वो कौन सा कैंडल में, इस कैंडल में। तो ओवरऑल टोटल जो पीरियड है इसको मैं एक बार मार्किंग कर लूँ तो इस टोटल पॉइंट को देखा जाए तो 33 डेज में 13% का जंप दिखाया। उसी तरीके से RSI यहाँ पे भी एक खेल दिखा दिया, यहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजीज दिखाया। वो स्ट्रेटेजीज किस तरीके से बने, देखिए यहाँ पे भी कैंडल RSI के नीचे आया और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ और 70 को कब टच किया, 70 को टच किया कुछ इस कैंडल ने। तो ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत बड़ा बना, करीबन 12% का ग्रोथ मिला 64 डेज में। उसी तरीके से अगर मैं और भी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला, तो यहाँ पे 70 के नीचे आया, तो चलो इस कैंडल को ही मार्किंग कर लेता हूँ, जो सॉरी 30 के नीचे आया इस कैंडल ने और 70 को टच किया कब, 70 को टच किया करीबन करीबन यहाँ पे जो कैंडल गया इस कैंडल में। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया मगर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला, फिर भी कोई बात नहीं। फिर भी कितना मिला, ओवरऑल देखा है तो 11% मिला 146 डेज में। तो छोटे छोटे टाइम ऑफ पीरियड में अच्छा खासा एक ग्रोथ कंपनी दिखाई देता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान से चीज़ों को समझकर आपको काम करना होगा, इसके लिए बैक टेस्टिंग करना होगा। जैसे यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेटेजीज बने थे और यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड से देखूँ तो 70 को टच कहाँ पे किया, इस कैंडल ने। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए छोटा टाइम फ्रेम में 8% का ग्रोथ दिखाया 77 डेज में। तो इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखिए, चीज़ों को समझिए और सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करिए। ये मेरा खुद का स्ट्रेटेजीज है, मैंने खुद इस रिसर्च के ऊपर काम करता हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे स्ट्रेटेजीज में हमेशा प्रॉफिट होता है, लॉसेस भी होता है। तो प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। किसी भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद के ऊपर सोच कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।